हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 33 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के साथ शुरू करेंगे और प्रीवियस ईयर CSIR नेट में गेट में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बने हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में जो भी कॉम्प्लेक्सेस पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का रेट बहुत स्लो होता है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ये मैकेनिज्म कैसे होगा? सबसे पहले ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एक दूसरे के क्लोज आएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट। बट यहाँ पे जो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, वो इंटैक्ट ही रहता है। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं बाय आउटर एजेस। बस यहाँ पे जो मेटल आयंस होंगे दोनों कॉम्प्लेक्सेस के, उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट है। रिडक्टेंट से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी, वो पता ही है हमें, इनर स्फीयर मैकेनिज्म में देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एक दूसरे के क्लोज आते हैं। सॉल्वेंट होगा यहाँ पे मीडियम। यहाँ पे इन दोनों का कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंटैक्ट ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? रिडक्टेंट से, यहाँ पे रिडक्टेंट होगा, रिडक्टेंट से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पे ऑक्सीडेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा लो। उसके बाद ये आ गया रिडक्टेंट, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा? अब ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट मतलब जो प्रोडक्ट होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म है और इसको बोलते हैं प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमने इनर स्फीयर मैकेनिज्म में देखा ही था, फर्स्ट स्टेप में जो ब्रिज्ड इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है उसको प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे जब दोनों ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, उसको प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे यहाँ पे आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में दोनों रिएक्टेंट जनरली काइनेटिकली इनर्ट होने चाहिए, बट ऐसा आपको हर बार देखने को नहीं मिलेगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी देखने को मिलेंगी जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा। तो ऐसे केसेस में आप कैसे पता लगाओगे कि रिएक्शन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से जा रही है या इनर स्फीयर मैकेनिज्म से जा रही है? ऐसे केसेस में ब्रिजिंग लीगेंड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। डोनर एटम की जगह पे लिखो ब्रिजिंग लीगेंड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन लेबाइल हैं तो वहाँ पे आप कैसे पता लगाओगे कि रिएक्शन आउटर स्फीयर से मैकेनिज्म से जा रही है? अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र T2G ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल्स में ही हो रही है, तब आप श्योर हो जाना कि रिएक्शन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से ही जा रही है। अगर दोनों कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल हो तो उसके केस में आपको क्या ध्यान में रखना है? वहाँ पे देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कौन से ऑर्बिटल्स के थ्रू हो रही है। रिडक्टेंट के T2G ऑर्बिटल से ऑक्सीडेंट के T2G ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही होगी, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र में आउटर स्फीयर मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब d ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वाटर के साथ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहाँ पे d ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। वाटर के साथ अगेन ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। d6 हाई स्पिन मतलब लेबाइल कॉम्प्लेक्स हुआ। d5 हाई स्पिन ये भी लेबाइल कॉम्प्लेक्स हुआ। अब यहाँ पे हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। T2G ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ पे T2G ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगी? ये एक्ट करेगा रिडक्टेंट की तरह, ये एक्ट करेगा ऑक्सीडेंट की तरह। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र देखो T2G से T2G ऑर्बिटल्स में ही हो रही है। पाई स्टार से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब यहाँ पे कौन से मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी? आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी।
बाकी तो आप डायरेक्टली भी देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स वाटर है, वाटर लिगेंड ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करेगा, ब्रिज्ड इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे इनर स्फीयर मैकेनिज्म तो फॉलो होगा ही नहीं। अब नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम मेटल आयंस के कॉम्प्लेक्सेस के बीच में करा रहे हैं, जहाँ पे लिगेंड्स भी सेम हो, उनको बोलते हैं सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस। यहाँ पे देखो सेम मेटल आयन है, सेम लिगेंड्स हैं, ठीक है। अगर आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में देखो तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, मतलब यहाँ पे कोई भी नेट केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा, नो नेट केमिकल चेंज। सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन में कोई भी केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है ऐसे कॉम्प्लेक्स आयंस के बीच में जहाँ पे मेटल वेरी कर रहे हैं, मेटल आयंस डिफरेंट है या फिर लिगेंड्स डिफरेंट है, तो उनको बोलते हैं क्रॉस एक्सचेंज रिएक्शंस। और इन टाइप की रिएक्शंस में केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स को डिस्टिंग्विश कर पाओगे रिएक्टेंट से। यहाँ पे देखो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है बाय आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स इजीली डिस्टिंग्विशेबल हो रहे हैं रिएक्टेंट से, मतलब यहाँ पे केमिकल चेंज देखने को मिलेगा, केमिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एक तो रिएक्शंस दी जाएंगी, आपको बताना होगा कि कौन से मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है या फिर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। दूसरे आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में जनरली रेट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, 3-4 रिएक्शंस दी जाएंगी और रेट का कंपैरिजन पूछा जाएगा। तो आप देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में। फर्स्ट फैक्टर आता है बॉन्ड लेंथ। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, Fe2 पॉजिटिव एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इन दोनों कॉम्प्लेक्स आयंस के बीच में। अब आपको यहाँ पे चेक करनी होगी मेटल एंड लिगेंड्स की बॉन्ड लेंथ दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव वाले कॉम्प्लेक्स में भी। अब अगर ये मेटल एंड लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है इनका डिफरेंस कम होगा, बॉन्ड लेंथ का अगर डिफरेंस लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का रेट भी फास्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का रेट यहाँ पे फास्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में क्या होगा, ये जो Fe2 पॉजिटिव है ये 3 पॉजिटिव में चेंज होगा और ये 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ को चेंज करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब जितना इन दोनों की बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आएगा, अगर ज़्यादा डिफरेंस आएगा मतलब बॉन्ड लेंथ को ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी मोर रिक्वायर्ड होगी, मतलब वहाँ पे रेट स्लो होगा। इसीलिए मेटल आयन और लिगेंड्स की जो बॉन्ड लेंथ है दोनों कॉम्प्लेक्सेस में उनका डिफरेंस कम आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन का रेट फास्ट देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके पास वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी, इनडायरेक्ट वे से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी। कैसे होगी, जो मेटल आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा वो पहले पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, उसके बाद दूसरे मेटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट वे जो है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो फास्ट होता है, इसीलिए रेट भी यहाँ पे फास्ट देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सिग्मा डोनर लिगेंड्स या पाई डोनर लिगेंड के केस में। तो अब ये वाला फिनोमेना या ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट वे से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। डायरेक्ट वे मतलब
एक कॉम्प्लेक्स के मेटल आयन से दूसरे कॉम्प्लेक्स के मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी और यहाँ पे रेट जो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का वो स्लो होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे आपके पास एक ये रिएक्शन दी हुई है, दूसरी दी हुई है FeCN, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा यहाँ पे +2 और +3 चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों में से रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ पे फास्ट होगा, तो यहाँ पे देखो पाई एक्सेप्टर लीगेंड है तो इसके केस में रेट फास्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी इंक्रीज होता है। ये कैसे हो रहा है ये देखते हैं, आप एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। अब इन दो कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराना है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा बाय आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू ही, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बॉन्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये 2 पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव है। इसके केस में बॉन्ड लेंथ मिलेगी 210.4 पिकोमीटर और इसके केस में मिलती है 214.4 पिकोमीटर। अब इन दोनों बॉन्ड लेंथ के केस में देखो सिर्फ 4 पिकोमीटर का ही डिफरेंस मिल रहा है, डिफरेंस कम है, दैट मीन्स यहाँ पे रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फास्ट होगा। एक और रीज़न है, वो जब नेक्स्ट फैक्टर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला फैक्टर है कि कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है T2G ऑर्बिटल्स से T2G ऑर्बिटल्स में, या फिर बोल सकते हो पाई स्टार से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसके केस में रेट बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। देन आपके पास T2G एंड EG ऑर्बिटल्स के लिए या फिर EG टू T2G ऑर्बिटल्स के लिए देखने को मिलेगा। और EG से EG ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा तो इसके केस में रेट बहुत स्लो देखने को मिलेगा। सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में यहाँ पे रेट बहुत स्लो होगा। क्यों स्लो होता है? अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र EG ऑर्बिटल से हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो dx² - y² ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा मेटल के, या फिर dz² ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, और ये दोनों होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। ये क्या है? एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। और जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं वो लीगेंड्स के डायरेक्ट अप्रोच में आते हैं, मतलब यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर रिपल्शन ज़्यादा होगी तो मेटल एंड लिगेंड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र T2G ऑर्बिटल से हो रही है, मतलब नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, dxy में हो सकता है, dyz में हो सकता है, dzx में हो सकता है। और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, मतलब लीगेंड के डायरेक्ट अप्रोच में नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पे रिपल्शन लेस देखने को मिलेगी। अगर रिपल्शन लेस होगी तो रेट फास्ट होगा। ठीक है, और अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे भी T2G से T2G इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे रेट फास्ट ही देखने को मिलेगा। जनरली लो स्पिन में जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी तो रेट फास्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान में रख लेना कि अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र लो स्पिन टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में हो रही है तो यहाँ पे रेट फास्ट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का, एज़ कम्पेयर टू हाई स्पिन या फिर हाई स्पिन टू लो स्पिन। और उसके बाद हम बोल सकते हैं हाई स्पिन टू हाई स्पिन के लिए रेट सबसे स्लो देखने को मिलेगा। इसीलिए जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, हमें पता है 4D एंड 5D सीरीज़ के मेटल जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनाएंगे, और उन एग्जांपल्स के केस में आपको ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन T2G ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल्स में ही देखने को मिलेगी। इसीलिए रेट फास्ट होता है जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा। एक दो पॉइंट्स और ऐड कर लेना, अगर स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन हो रही होगी तो रेट स्लो होगा,
और रेट ऑफ क्रॉस एक्सचेंज रिएक्शंस फास्ट होता है एज कंपेयर टू सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्रॉस एक्सचेंज रिएक्शंस में देखो केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन में बोला था हमने कि नेट केमिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, तो इसीलिए रेट स्लो होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं आप सारे जिनसे आप रेट का कंपैरिजन कर सकते हो, और मोस्टली रेट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में। तो हम फर्स्ट एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की वजह से ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, D6 लो स्पिन है और ये D5 लो स्पिन है, तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट ही होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कहाँ से होगी? ये एक्ट करेगा रिडक्टेंट की तरह, ये एक्ट करेगा ऑक्सीडेंट की तरह, दोनों ही कॉम्प्लेक्स इनर्ट हैं। मतलब यहाँ पे कौन से मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगी? आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगी? T2G ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, पाई स्टार से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है। और साथ में यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मेटल एंड लिगेंड्स की बॉन्ड लेंथ के बीच में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ये कैसे पता चलेगा? अब आपको बॉन्ड लेंथ तो यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके केसेस में आपको क्या करना है कि देखो इलेक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, तो रिपल्शन कम देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आ गई ये 3 पॉजिटिव Cn नेगेटिव, इसके लिए बॉन्ड लेंथ मिलती है 195 पिकोमीटर, और यहाँ पे +3 चार्ज है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, 192 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है होगी यहाँ पे लिगेंड, मेटल और लिगेंड की। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, सिर्फ 2 ही पिकोमीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए होगी बॉन्ड लेंथ चेंज होने के लिए। अब बॉन्ड लेंथ क्यों इम्पॉर्टेंट फैक्टर है? देखो यहाँ पे ये वाला आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, और ये वाला आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ भी चेंज होगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में जब मैंने मैकेनिज्म बताया था, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स से जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र हो रही है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा चेंज करनी पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन दोनों बॉन्ड लेंथ्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। यहाँ पे डिफरेंस कम है, इसीलिए लेस एक्टिवेशन रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसीलिए यहाँ पे रेट फास्ट होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ पे फास्ट होगा। और आपको क्या देखना है? अब Cn पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो इसके केस में तो रेट और भी फास्ट होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ये D6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सॉरी D5 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे वाटर के साथ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और D6 यहाँ पे भी वाटर के साथ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और यहाँ पे T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये भी क्या है? लेबाइल है, और ये भी लेबाइल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होगी? आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होगी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र। अब देख लेते हैं ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो और उसके बाद देखो प्रॉपर ट्रांजिशन। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3
4 5 एंड ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ, T2G ऑर्बिटल्स में वैकेंट स्पेस प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे पाई स्टार टू पाई स्टार ही आपको ट्रांजिशन देखने को मिल रही है। ठीक है, और क्या देखना है हमने, ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन ही है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो सेम स्पिन में ही जाएगा, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू भी यहाँ पे 0 देखने को मिल रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो मेटल और लीगेंड्स के बीच में बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस होगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बॉन्ड लेंथ डिफरेंस ही डायरेक्टली लिख रही हूँ। इसके केस में 14 पिकोमीटर देखने को मिलता है इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के केस में, मतलब बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस ज़्यादा है तो मोर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन के लिए। अगर हम ये वाली रिएक्शन का ए एंड बी का कंपैरिजन करें तो रेट कहाँ पे फास्ट होगा, तो आपको क्या देखना है, अगर पाई एक्सेप्टर लीगेंड है तो रेट ए रिएक्शन के केस में फास्ट होगा एज कंपेयर टू बी। ये तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे अब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, अब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और ये कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया के साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे T2G में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, EG में आएगा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। यहाँ पे हाई स्पिन होगा तो T2G एंड EG में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड T2G में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स में मेटल के EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स लिगेंड। तो यहाँ पे मोर रिपल्शन देखने को मिलेगी। मोर रिपल्शन का क्या मतलब है, इसके केस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। मेटल एंड लिगेंड की यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, ज़्यादा इंक्रीज करेगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे तो T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स को डायरेक्टली पॉइंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेस रिपल्शन देखने को मिलेगी। और अगर हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ देखें तो CO3 पॉजिटिव और अमोनिया के लिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मिलती है 193.6 पिकोमीटर, और इसके केस में बॉन्ड लेंथ मिलती है 211.4 पिकोमीटर। अब इन दोनों की बॉन्ड लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। दैट मीन्स यहाँ पे रेट क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें तो ये एक्ट करेगा रिडक्टेंट की तरह, ये एक्ट करेगा ऑक्सीडेंट की तरह। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी। अब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन आपको यहाँ पे T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में देखने को मिल रही है, बट आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में जो फेवरेबल ट्रांजिशन होती है वो कौन सी होती है, पाई स्टार टू पाई स्टार। T2G ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मोर फेवरेबल होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाला प्रोसेस है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, वो देखते हैं अब हम। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। नो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस, इस केस में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होनी है, इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। ये है अब ग्राउंड स्टेट। तो थोड़ी सी जब एनर्जी मिलेगी तो ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे EG का एक इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल्स में चला गया है। क्यों गया है ये भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे देखो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे T2G ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है EG में। अब यहाँ पे ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी।
यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में अब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र मैंने क्या बोला था, पाई स्टार टू पाई स्टार मोर फेवरेबल होती है। तो अब देखो, अब ये जो रिडक्टेंट है इस कॉम्प्लेक्स में, रिडक्टेंट के T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया है और ऑक्सीडेंट के T2G ऑर्बिटल में एक वेकेंट साइट आ गई है। वेकेंट साइट आने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ हो रही है। यहाँ पे आप बोल सकते हो पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो जाएगी और उसके बाद ये ग्राउंड स्टेट में फिर से आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 3 पॉजिटिव अमोनिया के साथ अमाइन लिगेंड के साथ क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये देखने को मिलेगी और ये अमाइन लिगेंड के साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे देखने को मिल रही है। क्या हो रहा है मैं फिर से समझा रही हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में पाई स्टार टू पाई स्टार ट्रांजिशन मोर फेवरेबल होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये तो ग्राउंड स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज की। अब दोनों रिएक्टेंट के केस में ये दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, T2G से T2G में ही हो रही है, क्योंकि इसके पास जो ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेंट है, इसके पास T2G ऑर्बिटल में वेकेंट साइट आ गई। तो अब ये नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन बता रहे हैं पाई स्टार टू पाई स्टार, और उसके बाद ये फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी होगी। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या है यहाँ पे ये देख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन तो यही है कि CO2 पॉजिटिव CO3 पॉजिटिव में जा रहा है, CO3 पॉजिटिव CO2 पॉजिटिव में जा रहा है। बट ये अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, सबसे पहले ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी और ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी पाई स्टार टू पाई स्टार, या फिर आप बोल सकते हो T2G से T2G में ही इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी और ये आपको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट्स मिल जाएंगी और उसके बाद ये फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ये पूरा फिनोमेना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्साइट स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी। दैट मीन्स यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में रेट फास्ट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो इसीलिए रेट यहाँ पे स्लो होगा। बहुत स्लो रेट देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू मैं अगर आपको बताऊं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आती है 10⁻⁻⁶ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म भी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करता है। ठीक है, इसीलिए आपको ये यूनिट्स ये मिल रहे हैं। अब उसके बाद हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये भी अब लो स्पिन बनाएगा D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर के साथ लो स्पिन बनाएगा, ये इनर्ट है। ये भी D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई, ये हाई स्पिन बनाएगा वाटर के साथ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर के साथ हाई स्पिन बनाता है, मतलब ये लिवाइल है। सेम केस ही है अब दोनों का, बस आपको लीगेंड पहले अमाइन दिया हुआ था, यहाँ पे वाटर लीगेंड है। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाला प्रोसेस है वो सेम वे से ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाला प्रोसेस सेम वे से ही होगा। पहले आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी, ये रिडक्टेंट की तरह एक्ट करेगा और ये ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करेगा। ये भी ऑक्सीडेंट आ गया एक्साइटेड स्टेट में, ये रिडक्टेंट आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगी, ये T2G से ये T2G में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी।
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मिलेगी और उसके बाद फर्दर आपको ग्राउंड स्टेट में प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जो ये वाला फिनोमेना किया है ना, यही सब कुछ करना है यहाँ पे भी, यही सब कुछ करना है। ठीक है, ये आ गई ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये आ गई एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। फिर उसके बाद ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आ गई, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी यहाँ पे पाई स्टार टू पाई स्टार, और उसके बाद ये फिर से ग्राउंड स्टेट में आ गए, लो स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों की रेट का ऑर्डर हमें कंपेयर करना है। एक लिगेंड दिए हुए हैं वाटर और दूसरी रिएक्शन में लिगेंड्स दिए हुए हैं अमाइन। इसके केस में क्या होगा, कैसे कंपेयर करोगे? अब देखो, अगर हम वाटर, यहाँ पे जो मेन वाला पार्ट है ये वाला है, रेट कैसे कंपेयर करोगे आप? अमाइन है, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसके कंपैरिजन में, और ये वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, और इसके केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो गैप कम होगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और अगर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है मतलब इसके केस में रेट ऑफ फास्ट देखने को मिलेगा आप। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पे रेट फास्ट क्यों होगा। अगर इस रिएक्शन में और पिछली वाली रिएक्शन में कंपेयर किया जाएगा तो आपको लिगेंड्स देखने हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के केस में तो रेट ज़्यादा ही मिलेगा, उसको इन दोनों के साथ कंपेयर मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे रेट का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है, या फिर आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ का ऑर्डर पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे देखो फेनेंथ्रीन, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के केस में तो रेट फास्ट ही होगा। रेट क्या होगा यहाँ पे, फास्ट ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अमाइन लिगेंड था वैसे ही इथिलीन डाई अमाइन काइंड ऑफ सेम ही काइंड ऑफ लिगेंड आएगा। और यहाँ पे देखो ये अब फ्लोराइड लिगेंड आया है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो इन दोनों का कंपैरिजन जब करेंगे तो यहाँ पे गैप कम होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लेस होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन यहाँ पे फास्ट होगी। यहाँ पे फास्ट होगी, मतलब यहाँ पे रेट ज़्यादा होगा। तो सबसे अगर आपने फैक्टर्स देखने हैं, पहले पाई एक्सेप्टर वाला लगाओ कॉन्सेप्ट। पाई एक्सेप्टर जहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है वहाँ पे तो रेट फास्ट ही मिलेगा, मतलब ए के केस में तो रेट सबसे ज़्यादा होगा। और इन दोनों का कंपेयर कैसे करोगे आप, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है उससे करोगे, उसके बाद सी का आएगा, देन आपके पास बी का, इस तरह का ऑर्डर होगा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू का ऑर्डर भी कैसे मिलेगा आपको, K1 के लिए सबसे ज़्यादा होगी, देन K3 के लिए, देन K2 के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। K1 और K2 की रेट कांस्टेंट का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, रेट कांस्टेंट आपको 40 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स मिलेगा। बट इसके केस में देखो अब 10⁻⁻⁴, यहाँ पे 10⁻⁻⁴ मिल रहा है, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम इन दोनों में देखेंगे कि रेट कहाँ पे फास्ट होगा, कहाँ पे स्लो होगा। तो यहाँ पे देखो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर के साथ बनाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये वाटर के साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। अब T2G में आएंगे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, EG में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे T2G में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, EG में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगी, T2G से, T2G में ही इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र होगी। T2G टू T2G इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है, या फिर आप बोल सकते हो पाई स्टार टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये वाला केस ले लो, यहाँ पे देखो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमाइन के साथ बनाएगा, हाई स्पिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाएगा लो स्पिन। हाई स्पिन मतलब T2G में आगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, EG में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, EG में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन कैसे हो रही थी वो प्रॉपर मैंने आपको बता दिया है, बट अगर एग्ज़ाम में आपको ध्यान में रखना है तो डायरेक्टली यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन आपको दिख क्या रही है कि T2G से EG में हो रही है, ऐसा दिख रहा है। मतलब यहाँ पे मोर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब यहाँ पे रेट क्या होगा, स्लो होगा, और इसके केस में रेट फास्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स ले लेते हैं। इन दोनों रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखो कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसके केस में तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ रहा था, तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसीलिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें रेट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू ही रिएक्शंस यहाँ पे प्रोसीड होंगी। यहाँ पे सारे ही लीगेंड्स पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स है। वेरिएशन कहाँ पे देखने को मिल रही है, मेटल्स में देखने को मिल रही है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना होगा, देखो जब आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में रेट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद देखो पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स, उसके बाद क्या देखना है आपको, पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स। फिर उसके बाद देखो ट्रांजिशंस कि कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रही है। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रेट का। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके केस में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब थर्ड का रेट सबसे फास्ट होगा, ये पता चल गया। अब यहाँ पे वेरिएशन कहाँ देखने को मिल रही है, देखो इसके केस में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी वो पाई स्टार टू पाई स्टार होगी, और इसके केस में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी, अब खुद से देख लेना ये कहाँ से कहाँ होगी, सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार होगी। मोर फेवरेबल ट्रांजिशन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में हमेशा ही पाई स्टार टू पाई स्टार ही होगी। तो यहाँ पे थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा, देन रेट आएगा सेकेंड के लिए, ये आ जाएगा रेट का ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम प्रीडोमिनेंट फैक्टर देखें तो कौन सा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये K1 लिख दो, इसको K2 लिख दो, इसको K3 लिख दो। तो K2 के लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। उसके बाद अब हमें देखना है पाई एक्सेप्टर लीगेंड, तो ये आ गया आपके पास K1 के लिए वैल्यू आएगी, और उसके बाद आपके पास K3 के लिए वैल्यू आएगी। तो ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद हमने देखा पाई एक्सेप्टर लीगेंड, और फिर बाद में ट्रांजिशन आपको देखनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्क एंड हस इक्वेशन। ये इक्वेशन किसके लिए यूज़ होती है, सिर्फ आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में ही यूज़ होगी, इनर स्फीयर मैकेनिज्म में नहीं यूज़ होगी। 2-3 बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मार्क एंड हस इक्वेशन जो है वो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में यूज़ होती है या इनर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए यूज़ होती है। तो ये सिर्फ आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए यूज़ होती है, और इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट फॉर क्रॉस रिएक्शन। उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, गेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ये है रेट कांस्टेंट फॉर क्रॉस रिएक्शन, ये है रेट कांस्टेंट फॉर टू सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन, ये आते हैं आपके पास ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ये आता है स्टैटिकल एंड स्टीरिक फैक्टर। इसकी वैल्यू अगर दी हुई है क्वेश्चन में तब 1 के आसपास ही होती है, अगर नहीं दी हुई है तो 1 लेके आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये रिएक्शन है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होगा, कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, क्रॉस रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मेटल्स वेरी कर रहे हैं।
अब ये जो K11 एंड K22 किसके लिए आएगा, ये आएगा Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव एक्वस मीडियम में रिएक्शंस हो रही है, उसके लिए आपको K11 मिल जाएगा। और यहाँ पे RuNH3 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव के लिए रिएक्शन होगी, तब आपको K22 मिल जाएगा। सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस होंगी और उसके बाद ये ओवरऑल रिएक्शन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये इक्वेशन ही याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन गोइंग आउटर स्फीयर टू इनर स्फीयर मैकेनिज्म। तो ये भी मैंने ऑलरेडी बताया ही है कि अगर आप रेट का कंपैरिजन करते हो तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है तो वहाँ पे रेट फास्ट होगा, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होगा। ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो अगर इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात करी जाए तो ये आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, क्योंकि कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। अब इसके बाद क्या किया गया कि यहाँ से एक अमाइन लिगेंड के जगह पे क्लोराइड लिगेंड रख दिया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया और उसके बाद रिएक्शन कराई गई और यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली। क्यों ज़्यादा देखने को मिली? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है बाया इनर स्फीयर मैकेनिज्म। तो अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू की बात करी जाए तो इस रिएक्शन के लिए आती है 6 × 10⁵ और इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1.6 × 10⁻³ इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन हो रही है रेट कांस्टेंट की जब हम आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि कितनी एक्सेलरेशन होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। ये कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन में कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर ट्रांजिशन T2G से T2G में हो रही है तो फेवरेबल मैकेनिज्म कौन सा होगा? आउटर स्फीयर मैकेनिज्म ही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र EG से EG में हो रही है तो फेवरेबल मैकेनिज्म कौन सा होता है? इनर स्फीयर मैकेनिज्म। अब ये चार्ट थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ध्यान में क्या रखना है, ये तो आप इजीली खुद ही फाइंड आउट कर लोगे कि होमो कौन सा होगा और लूमो कौन सा होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा। अब यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं होमो कौन सा आएगा, लूमो कौन सा आएगा। क्वेश्चन होमो एंड लूमो के ऊपर ही पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो Cr2 पॉजिटिव D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और मोस्टली ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, मोस्टली ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, EG में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके केस में T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और EG में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पे है? EG में है। तो यहाँ पे और वेकेंट इलेक्ट्रॉन का वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा है? EG है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगी? EG टू EG होगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार। ठीक है, और सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार इनर स्फीयर मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है और जब ट्रांजिशन सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार होगी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे Cr2 पॉजिटिव है और Ru3 पॉजिटिव है। तो Cr2 पॉजिटिव अगेन यहाँ पे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, EG में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर रूओस, अब ये तो लो स्पिन ही बनाएगा, तो T2G में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन है EG में, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये होगा और यहाँ पे इसके पास एक एम्प्टी स्पेस है तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रही है? EG टू T2G हो रही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सिग्मा स्टार टू पाई स्टार हो रही है। ठीक है,
और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन सिग्मा स्टार टू पाई स्टार होगी तो एक्सेलरेशन 10⁻² देखने को मिलेगी। अब आपको ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रांजिशन में। अगर हम यहाँ पे देखें तो V3 पॉजिटिव और CO3 पॉजिटिव, यहाँ पे D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, D6 होगी, यहाँ पे T2G में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे T2G में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। यह आ गया आपके पास EG में 0, EG में 0। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगी, ये T2G से EG में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये आ गया आपके पास होमो, और ये अनऑक्यूपाइड है तो ये आ गया अब लूमो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, पाई स्टार से सिग्मा स्टार हो रही है, और इसके लिए एक्सेलरेशन 10⁻⁴ मिलेगी। और जब इन दोनों का केस देखोगे तो यहाँ पे तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहाँ पे T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो T2G टू T2G ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। और पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसके लिए फेवरेबल होती है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए फेवरेबल होती है ये, इसीलिए यहाँ पे आपको नो एक्सेलरेशन देखने को मिलेगी। इसके केस में मोस्टली आउटर स्फीयर मैकेनिज्म ही फॉलो होता है, इसलिए नो एक्सेलरेशन। सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कहाँ देखने को मिल रही है, जब ट्रांजिशन सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार होंगे, आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर की तरफ जब जाएंगे तो। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्टर इन, फास्टर कहाँ पे होगा, तो मैंने क्या बताया था कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में सबसे पहले आपको देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद देखना है पाई एक्सेप्टर लिगेंड, और उसके बाद देखनी है ट्रांजिशंस। तो यहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड तो पाई एक्सेप्टर है नहीं कहीं पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही इसके केस में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए फर्स्ट का रेट फास्टर होगा। सेकंड देख लेते हैं आप, कंसीडर 2 रिडॉक्स पेयर, ये रिडॉक्स पेयर हैं। द रेट ऑफ एक्सेलरेशन इन गोइंग फ्रॉम एन आउटर स्फीयर टू एन इनर स्फीयर मैकेनिज्म इज लोअर फॉर 1। अब इन्होंने बता दिया है कि 1 के लिए लोअर है एज कंपेयर टू सेकेंड। अब ये क्यों लोअर है ये हमने बताना है, ऊपर वाला जो अभी टॉपिक किया वही उसी से रिलेटेड है। ये ऑलरेडी हमने देखा है, एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन पे, उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, EG में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पे T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, EG में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये होमो आ गया, ये लूमो आ गया, तो सिग्मा स्टार टू पाई स्टार है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कम देखने को मिल रही है। और अगर हम Cr2 पॉजिटिव और CO3 पॉजिटिव का केस लें तो इसके केस में तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, EG में 1 आएगा। इसके केस में T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, EG में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होने की वजह से, सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होने की वजह से यहाँ पे मोर एक्सेलरेशन देखने को मिल रही है जब हम आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे हमें ये बताना है कि रेट ऑफ एक्सेलरेशन लोअर क्यों है। लोअर इस केस में मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है सिग्मा स्टार टू पाई स्टार, होमो आ गया सिग्मा स्टार और लूमो आ गया पाई स्टार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा सेकेंड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ये 2 रिएक्शंस हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ दी हुई है। हमें बताना है कि रेट कांस्टेंट में इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो सारे किससे रिलेटेड है, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है, कौन सा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है, उससे रिलेटेड है। और ये जो लेबल्ड मेटल है उन्हीं से रिलेटेड पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो ये CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये लो स्पिन होगा। यहाँ पे ये चेंज हुआ होगा हाई स्पिन में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमाइन के साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये है आपके पास लेबल्ड मेटल, तो ये तो लो स्पिन ही होगा।
Ru मेटल आयन है तो ये तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, चाहे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो चाहे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि हाई स्पिन टू लो स्पिन इन आर यू के केस में तो दोनों ही लो स्पिन रहेंगे, ये इनकरेक्ट ऑप्शन आ गया। उसके बाद इन्होंने बोला है लो स्पिन टू हाई स्पिन आर यू, ये तो लो स्पिन ही रहने वाले हैं, ये इनकरेक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे बोला है इन्होंने अ चेंज फ्रॉम लो स्पिन टू हाई स्पिन इन CO स्टार, तो ये लो स्पिन टू हाई स्पिन में चेंज हुआ है। एंड लो स्पिन स्टेट रिमेन अनचेंज्ड इन आर यू में तो लो स्पिन में ही रह रहा है, अनचेंज्ड है, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इनर स्फीयर रिडक्शन ऑफ, इसकी रिडक्शन करा रहे हैं विद दिस द क्लोराइड। अब हमें क्लोराइड के बारे में बताना है। ब्रिजेस द मेटल सेंटर ओनली, मीडिएट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओनली, ब्रिजेस एंड मीडिएट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोथ। तो अब यहाँ पे ये जो क्लोराइड है ये ब्रिज की फॉर्मेशन भी करता है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है ब्रिज्ड इंटरमीडिएट की, और साथ में वहाँ से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र भी होती है। मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये ब्रिज भी फॉर्म कर रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में भी हेल्प कर रहा है। क्लोराइड आयन के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट अंडरगो इनर स्फीयर मैकेनिज्म, कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो आप, ठीक है, नोट को कभी ना भूला करो। तो यहाँ पे देखो ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ये सारे इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होंगे। ऑप्शन थर्ड ही आपके पास करेक्ट आएगा, यहाँ पे आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होगा। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन। कंसीडर सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई है 4, और फेनेंथ्रीन के केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 10⁻7 होगा यहाँ पे। अब इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, आपको क्यों मिल रहा है ये बताना है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि फेनेंथ्रीन पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा रेट होगा। तो यहाँ पे देखो पाई डोनर लिगेंड दैट इनहैंस, पाई डोनर लिगेंड का तो कोई रोल ही नहीं था। द फेनेंथ्रीन फॉर्म चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स विद आयरन फैसिलेट था, ये भी कुछ नहीं बताया था मैंने आपको। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। द फेनेंथ्रीन इज अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड अलाउ मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर ऑर्बिटल। ये बताया था कि इसके अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कैसे होगी कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे इसके वेकेंट पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स में, मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से इन्हांस कर रहा है रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये CSIR नेट में पूछा गया था। यहाँ पे देखो द अप्रॉक्सीमेट रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई है। द रिडॉक्स रिएक्शन विद एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ये रिएक्शन दी हुई है। यहाँ पे सेल्फ एक्सचेंज रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, K11 है आपके पास 5, और K22 है 4 × 10⁻³ आएगा यहाँ पे भी, और K इक्विलिब्रियम है 2 × 10⁸. हमें K इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है क्रॉस रिएक्शन के लिए। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 × 10⁻³ × 2 × 10⁸. अब अगर f की वैल्यू नहीं दी हुई है, इंटू f होता था, यहाँ पे नहीं दी हुई है तो हम 1 ही लेंगे, ठीक है। अंडर द रूट आता है यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास 20 और ये आ गया 40। तो 40 × 10⁻³ × 10⁸ अंडर द रूट, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 × 10⁸, 9, 10, 11, 12 आ गया। तो यहाँ से 4 बाहर ले लिया, 2 आ गया, 2 × 10⁻⁶। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पे हमें बतानी है स्टेटमेंट्स कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रिएक्शन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ रहा है, तो ब्रिज्ड इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ये तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू आ जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको कराया है। अब सेकेंड रिएक्शन अगर हम देखें, बायपिरिडीन है, यहाँ पे ब्रिज्ड इंटरमीडिएट नहीं है, मतलब ये आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जाएगी। अब आप प्रॉपर करना, मैं तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट है, कौन सा लेबाइल है, सब कुछ देखना, उसके बाद रिएक्शन करना। यहाँ पे भी देखो ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट है, इसके केस में ब्रिजिंग लिगेंड ट्रांसफ़र भी हो रहा है, दैट मीन्स ये भी इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू ही रिएक्शन जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला हुआ है ए स्टेटमेंट क्या है, मार्कस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू 1 एंड 2। 2 में तो एप्लीकेबल हो जाएगी पर 1 में तो नहीं होगी, इनर स्फीयर मैकेनिज्म में तो होती नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई इनकरेक्ट। मार्कस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू 2 ओनली, हाँ ये करेक्ट है। इक्वेशन 1 एंड 2 इन्वॉल्व इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये भी इनकरेक्ट है। 2 में आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होगा। इक्वेशन 1 एंड 3 इन्वॉल्व इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब ये करेक्ट है। तो करेक्ट कौन कौन सी आई आपके पास, बी एंड डी, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर CSIR नेट में एंड गेट में पूछे गए हैं। तो आज हमने ऑलमोस्ट 80% कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ख़त्म कर ली है। 3 या 4 टॉपिक्स बचते हैं जो मैं कंप्लीट करा दूंगी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइज।